सबसे पहले हम जानेंगे भारत में जलप्रपात के बारे में। देखिए, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों जोग प्रपात है। इसको गरसोपा प्रपात भी कहा जाता है और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो देखिए, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात है। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। और दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है, जो एशिया में इस संदर्भ में द्वितीय स्थान पर है। और कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। देखिए, चुलिया जलप्रपात दोस्तों, चुलिया प्रपात ये चंबल नदी पर, धुआंधार प्रपात और कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर और हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है और ये खारे पानी की लैगून झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख राज्य और उनसे संबंधित झीलों को। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, ओडिशा में है। पेरियार झील केरल में है। अष्टमुदी झील जो दोस्तों ये केरल में है। इसके अलावा पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। बेम्बनाद झील केरल में है। लोकटक झील मणिपुर में है। डिंडवाना और उदय सागर झीलें ये राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। इसके अलावा बुलर झील और डल झील तथा बैरागी नाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांभर नक्की झील पिछौला झील ये राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में लूनकर सर जैसमंद झील और फतेह सागर झीलें भी राजस्थान में हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें सातताल, नैनीताल, मालताल, देवताल, नवकुचिया ताल और धुरण ताल ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं और ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। इसके अलावा दोस्तों नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, वाटरफॉल्स और झीलों के बाद आइए भारत के मानसून और उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% जो मानसूनी वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है और भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के कहाँ से? केरल राज्य से होता है। दोस्तों, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, आप जानते हैं, और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। तमिलनाडु में मानसून का जो सामान्य महीना है ये नवंबर दिसंबर है और कहा जाता है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि जो है कम समय की होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा केरल में होती है और कहा जाता है दोस्तों तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो ये तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी विशेषताओं के बारे में। खैबर दर्रा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर जो है सीमा पर स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके अलावा बाड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। भोर घाट तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई पुणे को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने वाला पश्चिमी घाट का संकीर्ण द्वार है ये।
जो भोरघाट है, मुंबई और पुणे को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ता है। थाल घाट दोस्तों महाराष्ट्र में है और ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। इससे होकर मुंबई के लिए सड़क और रेल मार्ग गुजरता है। जेलेपला दोस्तों, जेलेपला ये सिक्किम का दर्रा है और तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। नाथुला बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सिक्किम में है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया है। और देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ये कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये थे भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी विशेषताएं। रोहतांग दर्रा दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश को जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। पाल घाट ये दक्षिण भारत में है, केरल में, और ये केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा मानसून के बारे में विशिष्ट तथ्यों को। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा आप जानते हैं तमिलनाडु में होती है, और आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है, और मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। अब दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय हैं। देखिए भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। भारत में दोस्तों शरद ऋतुकाल यानी अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून, जिसको कि उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, इससे तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है दोस्तों। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये दोस्तों मुख्य रूप से भारत में जो पाई जाने वाली मोटे तौर पर 4 ऋतुएं हैं और उनका विभाजन। भारत की आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ता है। पहला अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। मासिनराम मेघालय में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। देखिए दोस्तों ओडिशा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्योंकि ओडिशा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा यह अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। अगर भूकंप प्रवण क्षेत्रों की बात करें तो भूकंप प्रवणता की दृष्टि से भारत के भूक्षेत्र को 4 जोन्स में बांटा गया है। विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना है, और गहराई में कमी के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। इसके अलावा असम में भी बहुत अधिक बाढ़ आती है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। दोस्तों देखा जाए तो मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार आकार के वायुपिंड होते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों मृदा यानी मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दोस्तों भारत की मिट्टियों को
8 वर्गों में बांटा है। ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, खारी और क्षारीय मिट्टी, पीटमय या जैव मिट्टी और 8वां वनीय मिट्टी। तो ये दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के 8 मिट्टी क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मिलता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा यानी बेसाल्ट से हुआ है, इस कारण इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लैटराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं तो लैटराइट मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की इनमें कमी होती है। इसका सर्वाधिक विकास मालाबार तटीय प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है और ये अत्यंत कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं। लैटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं तो कछारी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है और ये देश के लगभग 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली है और ये मिट्टी मुख्यतः हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित की गई है। जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से 2 भागों खादर और बांगर में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। दोमट बलुई मिट्टी के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके अलावा तेजाबी मिट्टी या अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के उपयुक्त नहीं रह जाती, इसलिए उसका शोधन किया जाता है। चाय बागान यानी टी प्लांट्स के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में दोस्तों चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है और फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि की जाती है और इसमें फसलें इस तरह से ली जाती हैं कि उसकी उर्वरता का ह्रास न होने पाए। अब आइए देखते हैं भारत के वन यानी फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन या सॉइल एरोजन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जिसको पतझड़ वन कहा जाता है, ये भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है पलाश या ढाक जिसको वानस्पतिक रूप में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। फर्न दोस्तों ये एक संवहनी पौधा है और ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं।
सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? दोस्तों, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी वृक्ष है, जो कि चारा, ईंधन और जो है इमारती लकड़ी सभी के काम आता है। देवदार का वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। और सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारी वृक्ष हैं। और इन्हीं वनों के कारण उस डेल्टा को, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों, सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। अब आइए देखते हैं भारत में सिंचाई व्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई भारत में नलकूपों से होती है। उसके बाद नहर 20%, तालाब, झील, पोखर और कुआं 6.6%, अन्य साधन 0.6% से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु और बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। एक सिंचाई परियोजना है मंगलम सिंचाई परियोजना। ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। और दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर व्यवस्था 1927 की है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा यानी हरिद्वार में है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली भारत में इसके जनक एम विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, इनको प्रदान की गई है। दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी। और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1972 में की गई। जबकि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है, 1978 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। और देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तृत है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि ये 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल दोस्तों गन्ना है 93.7%। उसके बाद गेहूँ 91.3% है। उत्तर प्रदेश के अगर जो पश्चिमी जिलों की बात करें, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, यहाँ पर मुख्यतः पूर्वी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और घटीमा जल विद्युत की गृह शारदा नहर पर बनाया गया है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। आइए दोस्तों, प्रमुख बांधों से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध ये नुरेक बांध ताजिकिस्तान में है, 300 मीटर ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बांध ये दोस्तों देखिए यूसोई बांध है, ताजिकिस्तान में 567 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड ओडिशा में महानदी पर स्थित है। सरहिंद नहर दोस्तों सतलज नदी पर पंजाब में है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बिहार में। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में तालाब द्वारा सिंचाई 2 शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। और भारत में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई के शीर्ष 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों, इसका निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास 138.68 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाओं को। ये यूपी स्पेशल खंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। रिहंद बांध सोनभद्र में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर। ऊंचाहार रायबरेली में। टांडा अंबेडकर नगर। ओबरा ताप विद्युत परियोजना दोस्तों सोनभद्र में। और हरदुआगंज अलीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। यहाँ पर देखिए बरगी दोस्तों, ये ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है।
बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है। कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी ये कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। नागार्जुन सागर परियोजना तो ये महत्वपूर्ण है, कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश की ये सबसे बड़ी परियोजना है। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा और 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो ये दोस्तों हीराकुंड बांध सर्वाधिक लंबा बांध है। चंबल नदी पर निर्मित दोस्तों चंबल परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। तो मैथान बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये दामोदर की सहायक बराकर नदी पर निर्मित हैं। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना या डीवीसी, जिसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी का यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1987 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सीडापोंग में की गई थी। और चुखा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चुखा जल विद्युत परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। मैटूर डैम कावेरी नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। और ये परियोजनाएं सिंचाई और जल विद्युत तथा कुल मिलाकर देखा जाए तो दर्शनीय स्थल के रूप में भी, पर्यटक स्थल के रूप में भी ये हमारे यहाँ स्थापित हैं। हीराकुंड परियोजना दोस्तों ये महानदी पर ओडिशा में है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और देखिए जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। रतपुंग परियोजना कलपुंग नदी पर अंडमान और निकोबार में है। फरक्का बांध परियोजना दोस्तों ये गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। घाट प्रभा ये घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में निर्मित किया गया है। इसी तरह काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। और कोयना परियोजना दोस्तों कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और देखिए तुलबुल परियोजना ये दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। और तपोवन और विष्णुगंगा परियोजना अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित हैं।
चिनाब नदी पर बगलीहार है और इसी के साथ साथ दुलहस्ती परियोजना भी दोस्तों चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए बगलीहार और दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा तीस्ता जल विद्युत परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये दोस्तों चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित हैं। अब आइए आगे और देखते हैं बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदियों पर उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कोसी परियोजना, ये कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार और नेपाल की परियोजना है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू और कश्मीर में। नाथपा झकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और भीमा परियोजना ये पवना और कृष्णा नदी पर ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं और टेट तथा सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।